हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग हर सेशन में इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, तो आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको थंबनेल पे जो आप देख रहे थे कि 10वीं राग वर्गीकरण जो है आपका, उसके अंतर्गत जो 10वीं जो राग वर्गीकरण में कौन से किसके अंतर्गत कितने रागों को रखा गया है, ये आपको मैं सब इस सेशन के अंदर में मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक का, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करेंगे फटाफट अपने प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि दोस्तों चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा ना वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? चलिए, प्रश्न हमारा पहला है, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भैया ऑस्कर जीतने वाले, क्या वो भानु अथैया थे, सत्यजीत रे थे, या फिर आपके पंडित रविशंकर? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जवाब जो हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ये फिल्म एक आपकी आई थी कब? 1983 के अंदर में एक फिल्म आई थी गांधी, ठीक है? गांधी। तो उसी के कौन थे? उसी के जो थे डायरेक्टर थे, उनका नाम क्या था आपको कहा जाए तो भानु अथैया जी थे। फिल्म गांधी के अंदर में इन्होंने काम किया था। तो ये आपके ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय जो थे आपके भानु अथैया थे। कब? तो 1983 में ये, ठीक है? फिल्म आई थी गांधी, उसी के लिए इन्हें क्या किया गया था? ऑस्कर दिया गया था, ठीक है? चलिए देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि द्रुत लय तथा क्षुद्र तानों से युक्त गायन विधा है। भैया लय उसकी कैसी होगी? द्रुत होगी, और तान उसके कैसे होंगे? क्षुद्र होंगे। तो वैसे जो गान है, द्रुत लय हो और क्षुद्र तान है, तो गायन विधा कौन सा है भैया बताना है आपको। क्या हो जाएगा? ध्रुपद, अलाप, टप्पा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका टप्पा हो जाएगा। और टप्पा के आविष्कारक जैसा कि आप लोग को बता दें, टप्पा जो होता है आपका, इसमें आविष्कारक हो जाएंगे कौन? सोरी मियाँ, ठीक है? ये टप्पा का आविष्कारक हो जाएंगे। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है पीडीएफ के लिए हमें कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक बात मैं बता दूं कि मेरे दोस्त समय के अभाव के कारण हम आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो लेकिन जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हम क्या किए, एक जो है उन्हें मैंने रखा है। तो दोस्तों जो भी हम पढ़ाते हैं उसका सारा पीडीएफ हम देते हैं, सारा आंसर जो है हम उनको करवा देते हैं। तो टोटल जिनको भी लगता है कि हम अपनी तैयारी बहुत बेहतर करें तो वो लोग पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा उन लोगों को? केवल 199 का एक पेमेंट होगा, जो 199 रुपये पेमेंट करना है। तो इसके लिए जो भी चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बूस्ट कर ले, अपनी तैयारी को बेहतर बना ले, तो दोस्तों 199 में आप लोग को पेमेंट करना है और इतना में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके एग्जाम तक, जब तक एग्जाम चलेंगे। आपको टोटल जितना भी हमारी क्लासेस चलेंगी ना, सारा कि अभी तो है थोड़ा सा क्या है कि अभी आप लोग जो भी अगर लेंगे तो यहाँ पे आप लोग को संपर्क करना है। इसके लिए 9122366282 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है भाई? ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? तो इसके लिए है आपको व्हाट्सएप पे लिखिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको वो स्कैनर प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आपको 199 पेमेंट कर देना है। उसके बाद फिर आप लोग को रेगुलर पीडीएफ जो है, जितनी भी क्लासेस होगी, ये भी क्लासेस हो रही है, इसका भी पीडीएफ जाएगा, तो सारे क्लासेस का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, ठीक है? चलिए तो देखेंगे हमारा प्रश्न है, ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका? क्या भानु अथैया है, सत्यजीत रे है, राधिका मोहन मैत्रे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो पूछा रहा है ना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है? आपने देखा भानु अथैया जी को 1983 के अंदर में मिला था, तो पहला मिला था। लेकिन अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट वो अवार्ड पूछते तो यहाँ पे जो है इसका आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सत्यजीत रे हो जाएगा, ठीक है? जो कि इन्हें 1992 ईस्वी के अंदर में दिया गया था, सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है? 1992 के अंदर में। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का है कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने रागों का वर्णन किया गया है? ठीक है, संगीत रत्नाकर में कुल रागों की बात करें तो क्या 122, 264, 75, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बात कर लेंगे 122 की, तो यहाँ पे ये आपका एक हो जाता है आपका कौन? संगीत पारिजात, ठीक है? पारिजात ये आपका अहोबल जी द्वारा लिखा गया 1650 ईस्वी का ग्रंथ है। इसमें 122 राग बताया गया भैया, ठीक है? वहीं 264 की बात कर लेंगे तो ये तो आंसर ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, संगीत रत्नाकर वाला। 75 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? राग तरंगिणी भैया, राग तरंगिणी, इसमें 75 माना गया है, ठीक है? तरंगिणी ये जो है आपका, इसमें 75 राग माना गया है। और ये किन की ग्रंथ है? तो ये लोचन की ग्रंथ है, ठीक है? ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए
देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न हमारा है कि 10विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौन सा ग्रंथ, कौन सा भाई? क्या ये संगीत पारिजात होगा, बृहदेशी होगा, संगीत रत्नाकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ जवाब हो जाएगा आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संगीत रत्नाकर में 10विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर पूछे राग शब्द का उल्लेख तो भैया ये आपका मतंग वाला बृहदेशी हो जाएगा, बृहदेशी हो जाएगा। ठीक है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? मतंग जी हो जाएंगे। और संगीत पारिजात में क्या कहा गया है? संगीत पारिजात की अगर बात कर लेंगे तो ये जो है 1650 का मैंने बताया अहोबल जी का ग्रंथ है। ठीक है, और संगीत पारिजात के इसमें मैंने बता ही दिया कि कितने राग, 122 राग माने गए हैं अहोबल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए देखेंगे अब यहाँ पे है हमारा 6ठा नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आज आपको 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गए। देखिए अब आइए 10विध राग वर्गीकरण का एक एक में कितने कितने हैं क्वेश्चन आपको बनाकर मैं टोटल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 10विध राग वर्गीकरण में ग्राम राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं? तो ग्राम राग के अंतर्गत जैसा कि आप लोग को पता होगा कि टोटल 264 राग है ना भैया, तो 10विध यानी कि 10 विधाओं में उसको बांटा गया था। ठीक है, अब समझ पाए होंगे। तो 10 विधाओं में बांटकर ये 264 रागों को रखा गया है, ये आपके संगीत रत्नाकर के अंदर में। ठीक है, तो यही चीज पूछा जा रहा है। तो ग्राम राग के अंतर्गत क्या 30 होगा, 20 होगा, 8 होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो जवाब होना है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ग्राम राग के अंतर्गत 30 राग आएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न हमारा है कि 10विध राग वर्गीकरण में उपराग के अंतर्गत कितने राग आते हैं? तो उपराग की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 8 राग आएंगे आपके उपराग। पूछ दिए जाते हैं कि उपरागों की संख्या सारंगदेव ने कितनी बताई है, तो 8 बताई है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ दिए जाएंगे। तो टोटल प्रश्नों को अच्छे से हर तरह से समझना है और उसके बाद फिर आंसर करना है। ठीक है, चलिए वैसे आप लोग रेगुलर अगर हमारे साथ बने होंगे तो बहुत कुछ भाई आप लोग सीख लिए होंगे। अगर नहीं तो आप लोग देखिए नए जुड़े होंगे तो आप लोग जितना भी चैनल पे वीडियो सेशन पड़ा हुआ है एक बार उसको सारा देख जाइए, ताकि उससे जो है आप लोग भी अपने लेवल में चला आइए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लेवल आपका वही बनाएगा जितना सारा वीडियो पड़ा हुआ है ना। टोटल का टोटल बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका 85% जो है आपका तैयारी करवा देगा। बाकी भैया 15 से 20% की हम गारंटी नहीं लेते हैं, 15% की, क्योंकि वो कहाँ से पूछ दिए जाते हैं वो तो भाई कह पाना ही मुश्किल है। कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी पढ़ाने वाला, कोई भी शिक्षक जो संगीत पढ़ाता हो। ठीक है, तो ऐसे होते हैं, आप लोग को भी पता होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 10विध राग वर्गीकरण में राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं? देखिए आपका होता है एक राग, क्या होता है पहले 10विध राग वर्गीकरण जो 10 बताए हैं ना, उसमें आपका ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, फिर आपका रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, तो ये सब इस तरह से क्या है 10 में बांट के रखे हैं सारंगदेव जी ने। ठीक है, वही हम करवा रहे हैं बारी बारी से कि किसमें कितने राग को रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राग के अंतर्गत अगर बात कर देगा तो यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 20। ठीक है, 20 रागों को रखा है। आगे देखेंगे यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न हमारा जो है क्या पूछा जा रहा है कि 10विध राग वर्गीकरण में भाषा राग के अंतर्गत कितने रागों को रखा गया है? तो भाषा राग में अगर हम बात कर लेंगे तो इसका सीधा जवाब हम देते चले जाते हैं 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 रागों को रखा है। चलिए आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है कि 10विध राग वर्गीकरण में विभाषा राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं? ठीक है, विभाषा के अंतर्गत इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इसलिए जवाब दे रहे हैं ताकि ये जो है आपको याद हो जाए, जस्ट का जस्ट मतलब देखें और आंसर देखें। ऐसा वाला में इसीलिए हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछना होता है ये मुझे सिखाने का पर्पस है, इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है, शायद ये बहुत कम ही लोगों को याद होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कौन किस में है कौन किस में है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर दे दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आगे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 10विध राग वर्गीकरण के अंतर्गत भाषा राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं? ठीक है, भाषा की बात हो रही है तो भाषा के अंतर्गत कितना आएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 4 रागों को रखा है भाषा के अंतर्गत में। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है 10विध राग वर्गीकरण में रागांग राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं? रागांग राग यानी रागांग राग के अंतर्गत कितना? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 21 हो जाएगा रागांग राग के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है कि 10विध राग वर्गीकरण में भाषांग राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं? भाषांग राग, क्या ये जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, भाषांग में 20, और आपको राग भी बताए थे 20, याद होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न है कि 10वें राग वर्गीकरण में किरयांग राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं। किरयांग की अगर हम बात कर लेंगे, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 15 राग आते हैं किरयांग में। और ये आपका हो जाएगा 10वां। उसमें क्या है आपका कि 10वें राग वर्गीकरण में उपांग राग के अंतर्गत कितने राग आते हैं। उपांग के अंतर्गत जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका, उपांग के अंतर्गत 30 राग आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर काउंट करेंगे, जैसा कि आप लोग को हम क्या बताए, ग्राम राग में हम 30 बताए, ठीक है, एक जगह कर रहे हैं। उप राग में हम 8 बताए, और उसके बाद फिर आपको राग में हम 20 बताए, ठीक है। उसके बाद हम भाषा के अंतर्गत हम 96 बताए हैं। उसके बाद विभाषा के अंतर्गत हम 20 बताए हैं, ठीक है। अंतरभाषा के अंतर्गत हम 4 बताए हैं। रागांग के अंतर्गत हम 21 बताए हैं। भाषांग के अंतर्गत हम 20 बताए हैं। क्रियांग के अंतर्गत हम 15 बताए हैं। उपांग के अंतर्गत हम 30 बताए हैं। ठीक है, अगर इतना सभी को आप लोग जोड़ लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो टोटल रागों की संख्या हो जाएगी 264। तो भैया 264 केवल आप लोग जानते थे ना कि संगीत रत्नाकर में 264 बताया गया, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन से जो है बॉक्स में रखा गया था सारंगदेव जी के द्वारा, ये भी तो जानना पड़ेगा ना भाई। ये सब क्या है, ये सब बॉक्स है। सारंगदेव जी ने बॉक्स बनाया था और उसके अंतर्गत जो है रागों को क्या किया है, छुपा छुपा कर रखा था, और टोटल जब निकाला उन्होंने तो 264 उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग 10 का 10 सीख गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न से। प्रश्न क्या है, बनारस कथक की रानी के नाम से प्रसिद्ध है भैया कौन, क्या गिरजा देवी, सविता देवी, जयंती माला, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपसे क्वेश्चन पूछना बनता है, इसलिए हमें ऑप्शन पढ़ देते हैं। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन सारा पढ़ते हैं। तो जयंती माला हो जाएंगी बनारस कथक क्वीन, इसको क्वीन भी कहा जाता है या रानी कह लीजिए। बात देखिए आगे देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने 14 स्वर माने। भैया 14 स्वर मानने वाले व्यक्ति कौन है। रामामात्य है, अहोबल है, श्रीकंठ है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक ही होगा। क्यों, क्योंकि रामामात्य आपके हो जाएंगे और श्रीकंठ हो जाएंगे। ये दोनों जो व्यक्ति है ना, ये दोनों व्यक्ति 14 स्वर माने हैं। लेकिन आपसे कोई अहोबल का पूछ दे तो क्या बताएंगे। जस्ट आपको बता देना भैया 29 स्वर माने हैं, जिसमें कि आपके 7 माने हैं शुद्ध, और 22 स्वर जो माने उन्होंने 22 वो माने हैं विकृत। कौन, किनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अहोबल जी के बारे में बात कर रहे हैं। जो 14 मानने वाले व्यक्ति हैं वो 7 शुद्ध और 7 विकृत मान रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि पूर्णा, साडवा, औडविता और साधारणी किसके प्रकार है। दोस्तों देखिए एक चीज आप लोग से कहेंगे जरूर कि आप लोग सेशन को देखते हैं लेकिन अपना प्यार नहीं देते हैं। दोस्तों सेशन अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप लोग जरूर अपना भी प्यार दिया कीजिए। कैसे, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बस यही आपका प्यार जताने का एक माध्यम है, और एक प्यारा सा कमेंट करके, है ना। चलिए, तो पूर्णा, साडवा, औडविता और साधारणी किसके प्रकार है भाई, किसके, क्या, ग्राम के, श्रुति के, मूर्छना के, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आप लोग सीखेंगे ग्राम के प्रकार में, तो ग्राम तो 3 प्रकार के, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। तो भैया पूर्णा, साडवा, औडविता की तो बात ही नहीं, तो इसलिए ये आपका कट गया। श्रुति की कितनी जातियां, श्रुति की 5 जातियां होती है। कौन कौन, एक आप तो जानते हैं दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका कट गया, ये भी आपका श्रुति की जाति नहीं होने वाला है। ये जाति जो है मूर्छना के है। मूर्छना कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, पूर्णा, साडवा, औडविता, साधारणी। ठीक है, जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग वो हो गया आपका पूर्णा, जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग वो हो गया साडवा, जिसमें आपका 5 स्वरों का प्रयोग वो हो गया औडविता, और इसमें अंतर्गंधार और काकली निषाद जो होता है दोनों होता है साधारणी में। ठीक है, तो ये चीज आपके हो गए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का कि रजाखानी गत की प्रकृति होती है कैसी, चंचल, गंभीर, वक्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया एक चीज आपको बता दें, गंभीर वाला जो है आपका कौन सा है, मसीत खानीगत है। मसीत खानीगत जो है ये आपका कैसा है, मसीत खानीगत, इसकी प्रकृति हो जाएगी गंभीर। लेकिन रजा खानी की अगर बात कर रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, चंचल प्रकृति का होता है, जो कि रजा खानीगत को क्या कहते हैं, इसको हम लखनऊ बाज के नाम से भी जानते हैं, और इसको द्रुतगत भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतज्ञ
एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के कर्नाटक संगीत के गुरु कौन थे? देखिए भैया, ये एक ऐसी संगीतज्ञ थी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनी प्रस्तुति को दे चुकी है, ठीक है? हम बता दे रहे हैं आपको, आप लोग सारा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न हो सकता है, पूछ दिया जाए कि पहली बार किसने, भारत की कौन संगीतज्ञ ने यूएन में अपना क्या किया था, प्रोग्राम किया था या फिर अपना योगदान दिया था, ये जो भी कह सकते हैं, तो वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी ही थी। तो पूछा जा रहा है इनके कर्नाटक संगीत के गुरु कौन थे? भैया, इनके कर्नाटक भी जानती थी और ये हिंदुस्तानी भी जानती थी, ठीक है? तो इसका जवाब क्या होगा आपका? सम्मानगुडी श्रीनिवास, नारायण राव व्यास, बी.आर. देवधर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपके लिए हम यहाँ पे दोनों लाए हैं भैया पकड़ के। एक तो कर्नाटक संगीत के गुरु आपको बता दें, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? लेकिन नारायण राव व्यास की अगर हम बात कर लेंगे तो ये कौन हो जाएंगे? ये हिंदुस्तानी संगीत के गुरु हो जाएंगे। किनके? हिंदुस्तानी संगीत के गुरु किनके? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को, ठीक है? चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का है कि नाट्य शास्त्र में नाटक के कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? नाटक के कितने प्रकार? नाट्य शास्त्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है और भरत मुनि के द्वारा जो लिखा गया ये ग्रंथ है, इसको पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें अध्यायों की संख्या अगर पूछे तो भैया 36 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा, जिनको याद है तो उनके लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार प्रत्येक एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो ध्यान रखना है इस चीजों का। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 प्रकारों का उल्लेख किया है उसके अंदर में, ठीक है? चलिए देखेंगे, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में अभिनय के कितने पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यानी नाट्य शास्त्र का जो अभिनय का जो पहलू है उस पे जो है कितने कितने पहलुओं पर प्रकाश डाला है? ये इसका आंसर होना है क्या? 4 होगा, 9 होगा, 7 होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब अगर आपसे दे तो इसका जवाब हो जाएगा 4 पहलुओं पर प्रकाश डाला है। कौन? भरत जी ने, ठीक है? अगर आपसे पूछ देगा भाई 4 पहलू तो हो गए, कौन-कौन से अगर पहलू पूछ दे तो आपको क्या करना है? बताना है। आंगिक, ठीक है? आंगिक, वाचिक, ठीक है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, सात्विक, और क्या होता है एक चौथा? एक हाँ, आहार्य होता है, ठीक है? आहार्य। ये आपके 4 पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है कि राग मधुबंती को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसका नाम क्या था? क्या हनुमत तोड़ी, ईमन, अंबिका, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका अंबिका हो जाएगा, ठीक है? ईमन की बात करेंगे तो भैया ये यमन जो हुआ करता था, यमन कल्याण, उसको ईमन और यमन कहना शुरू कर दिया जब मुगल का प्रभाव हुआ भारत में तब, ठीक है? हनुमत तोड़ी ये क्या होता है? ये भैया आपका जो है कर्नाटकी नाम है। चलिए जरा कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हनुमत तोड़ी को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में किस राग के समान माना जाता है, ठीक है? तो कमेंट करके बताना है हनुमत तोड़ी किसे कहते हैं, कौन से राग को, ठीक है? चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का, राग मधुबंती में रे और ध कोमल करने से किस राग के स्वर की प्राप्ति होती है? कौन से राग के स्वर की प्राप्ति? क्या तोड़ी, मुल्तानी, विभास, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे जो जवाब होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मुल्तानी हो जाएगा, ठीक है? मुल्तानी। मुल्तानी की अगर बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? वादी संवादी इसका हो जाता है प और सा, ये वादी संवादी हो जाता है। अगर आपसे मुल्तानी की कोई जाति पूछ दे तो क्या बताएंगे? एक तो आपका होता है 5 यानी कि औडव और दूसरा होता है 7 यानी कि संपूर्ण। ये औडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी मुल्तानी की, ठीक है? गायन समय पूछेगा तो दीन का जो होता है ना, दीन का चतुर्थ पहर, 4th पहर में इसको गाया जाता है। देखिए यहाँ पे तो था मधुबंती में कोमल कर दे, रेधा कोमल करने से किस राग की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पे अगर मधुबंती न लिख के, ठीक है, न लिख के यहाँ पे क्या लिख देगा? देशकार लिख दे, ठीक है? देशकार लिख दे। देशकार में रे और धा कोमल करने से किस राग के स्वर की प्राप्ति होती है? तब आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? ये भी आपको याद रख देना है, ये भी आपको याद रखना है। तब आपका आंसर विभास हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का कि नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? क्या आंदोलन संख्या पर, कंप विस्तार पर, जाति गुण पर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? देखिए
यहाँ पे जो इसका जवाब होगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। तारता, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते जाएगा वो उसका तारता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका है तारता, ये तीव्रता की बात कर लेंगे, ये तीव्रता की, तो तीव्रता आपका किस पे, तीव्रता कंप विस्तार पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर का। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के बाद किस दूसरे हिंदुस्तानी संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में इनको कब दिया गया था। तो 1998 ईस्वी के अंदर में इनको दिया गया था, है ना। तो दूसरे, इनके बाद दूसरे, तो इनके बाद जस्ट दूसरे कौन हो जाएंगे, यानी कि 1999 में मिला था किन्हीं को, किनको मिला था, क्या भीमसेन जोशी को, पंडित रविशंकर को, लता मंगेशकर को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा, जो दूसरे पूछा जा रहा है, दूसरे हिंदुस्तानी संगीतज्ञ, तो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर जी। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे पंडित रविशंकर। वहीं लता मंगेशकर की बात कर लेंगे तो इनको 2001 ईस्वी के अंदर में मिला था। भीमसेन जोशी की बात कर लेंगे तो 2008 ईस्वी के अंदर में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर का। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? ओमकार नाथ ठाकुर की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या 10 अगस्त 1860 हो जाएगा, 24 जून 1897 होगा, 24 जुलाई 1897, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जब भी आपका जन्म से रिलेटेड पूछा जाए तो ये ऑप्शन को तो भैया भूल ही जाना है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार पैदा नहीं ले सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति जहां भी लेगा, जिस डेट को भी लेगा पैदा, तो एक ही बार लेगा, हम हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति एक बार ही। तो ये ऑप्शन को तो भूल ही जाना है भाई। तो यह इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 24 जून 1897 ईस्वी को ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म हुआ था। कहाँ? तो ये आपके बड़ौदा के कहाँ, जहाज ग्राम। ठीक है, जहाज ग्राम में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओमकार नाथ ठाकुर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, पिता का नाम जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, इनके पिता कौन थे। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है कि मिजराब का प्रयोग होता है क्या सितार वादन में, गिटार वादन में, सरोद वादन में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मिजराब पूछ रहा है ना, तो मिजराब का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, सितार वादन में इसका प्रयोग होता है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सरोद किससे बजाए जाते हैं, तो सरोद आपका बजाया जाएगा किससे, तो जवा से बजाया जाएगा। ठीक है, सरोद को जवा से बजाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है 29 नंबर का। देखिए एक चीज दोस्तों, देखिए जिनको भी पीडीएफ चाहिए, अपनी तैयारी जिनको भी बेहतर करनी है, तो वो लोग ले सकते हैं पीडीएफ। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा मेरे दोस्त 199 का, क्योंकि भाई आप लोग को पता ही है कि मैं जिन्हें रखा हूँ उनको भी मुझे पेमेंट करना पड़ता है। तो बस छोटी सी मदद जो है ये आप एक यही समझिए, और क्या, कि उनको पेमेंट करने के लिए भाई एक हमारी मदद कीजिए 199 की। तो इसके लिए करना क्या है, कैसे आप लोग को मिल पाएगा, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282। ठीक है, 9122366282 ये व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए उस पर व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे कि मुझे पीडीएफ चाहिए, और भाई वहाँ पे वो स्कैनर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है 199 का, और उसके बाद फिर उनको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो वो अपने जो कम्युनिटी जो होता है उसमें आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी सेशन होंगे हमारे, सारा सेशन आपको टोटल का पीडीएफ मिलता रहेगा। सेशन तो मिलेगा ही वाईटी पे, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि उद्गाता किस गान से संबंधित है, क्या सामगान, ध्रुपद से, ठुमरी से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ का जवाब होना है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्गाता जो संबंधित है सामगान से संबंधित है, और सामगान कितने स्वरों से किया जाता था, तो 3 स्वरों से किया जाता था। स्वर का नाम क्या था, तो उदात, अनुदात और स्वरित इसका नाम था। ठीक है, ध्रुपद क्या है, ध्रुपद के कितने भाग, तो 4 भाग माने जाते हैं। ठीक है, ठुमरी कितने अंगों से गाई जाती है, तो आपके 2 अंगों से गाई जाती है, एक पूरब अंग और दूसरा पंजाब अंग, है ना। मजेदार क्लास, तो लाइक कर दिए होंगे तो बहुत अच्छी, और नहीं किए तो भैया कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा 30 नंबर का। 2 मात्रा में 3 मात्रा बोलने या लिखने को क्या कहते हैं। भैया 2 में 3 हम लिखेंगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,